बहुत स्वागत है आप सभी का आवाज़ इंडिया में। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर भालचंद्र मुणगेकर जी के साथ। आप राष्ट्रपति ने नियुक्त किए हुए राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, भारत के योजना आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं और मुंबई विद्यापीठ के कुलपति भी रह चुके हैं। आप अम्बेडकरी चिंतक एवं विचारवंत है और अर्थशास्त्रज्ञ भी है, और विशेषतः हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप एक अच्छे समझ और राय रखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आवाज़ इंडिया जी में। नमस्ते सर, सबसे पहले हम देश के बारे में जानेंगे कि देश में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं देश बदल रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश कैसे बदल रहा है। लोग वही है, समस्या वही है, बेरोजगारी वही है, जातीयता वही है, आपसी जो धार्मिक सहिष्णुता ख़त्म होते जा रही है। तो क्या इसको हम बदलाव कहेंगे? आप क्या कहेंगे इसका? दो बातें इसमें। एक तो ये बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जब तक सवाल है जी, तो अर्थव्यवस्था में गए 15 बरस से और 10 बरस से भी हम कहेंगे तो एक आर्थिक बढ़ावा, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास देश का हो रहा है। लेकिन आर्थिक वृद्धि का मतलब ये है कि राष्ट्रीय जो आय, राष्ट्रीय उत्पन्न है जी, उस राष्ट्रीय उत्पन्न में बढ़ावा यानी 6%, 6.5%, जो चाइना से दूसरा नंबर का देश, दूसरे क्रमांक का देश भारत आज भी दुनिया में है। जी, लेकिन आर्थिक विकास का जो रिफ्लेक्शन, जो प्रतिबिंब हमारे रोजगार में पड़ना चाहिए जी, वो नहीं पड़ रहा है। यानी जिसे हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं वो उसी तरह का आर्थिक विकास हो रहा है। जिस तरह आज की युवा पीढ़ी, युवक युवतियाँ, जो पढ़े लिखे लोग, जो ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है जी, और जो अनपढ़ भी लोग जो हैं, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मार्केट में जिस तरह, जिस हद तक, जिस प्रमाण में नौकरियाँ उपलब्ध होनी चाहिए थी वो उपलब्धि उतनी नहीं हो रही है। इस वास्ते समाज में असंतोष भी बहुत है। दूसरी बात यह है कि आर्थिक विकास के साथ साथ देश में आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। जी, ये आर्थिक विकास के जो फायदे हो रहे हैं वो चंद 20%, 15% लोगों को हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग एक आर्थिक विकास के फायदे से बहुत दूर है। तो आर्थिक विषमता के कारण गरीब और अमीर में जो 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 गैप थी, वो गैप, विषमता आज बढ़ रही है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह का आपने कहा कि जो जातिवाद है, जो सांप्रदायिकतावाद है, वो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से बढ़ रहा है। जी, जिस तरह का प्रजातंत्र हम चाहते हैं कि एक सुखी, शांततापूर्ण प्रजातंत्र, लोगों की हमेशा जीवन का स्तर बढ़ाने का जो संकल्प हमने किया था आज़ादी के बाद, उसमें कुछ हद तक हमने सक्सेसफुल हमें हुए, लेकिन जिस हद तक हम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। दुनिया के बारे में कहेंगे कि दुनिया में जो बदल रही है उसका असर भारत के इकोनॉमी और भारत के समाज में भी हो रहा है। तो यदि ये सब देश के बारे में आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक बदलाव की जब तक हम बात करेंगे तब एक महसूस होता है कि कुछ हद तक आर्थिक विकास करने के बावजूद भी देश के जो बुनियादी सवाल है, आर्थिक विषमता, पॉवर्टी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, प्रादेशिक आर्थिक असमतोल जो है, रीजनल इम्बैलेंस, यानी कुछ देश, कुछ प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये बहुत ऊंचे स्तर पर है। जी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वो अभी भी बहुत पीछे है। और ये दोनों में जो अंतर होता पहले जो था वो अंतर आज भी बढ़ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले विकसित जो प्रदेश थे, राज्य थे, उनमें ज़्यादातर हुए हैं। कोई भी झारखंड में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में जा रहे हैं। औरतों के बारे में हम यदि सोचेंगे तो औरतों पर इतने अन्याय और अत्याचार हो रहे थे कि औरतों को बहुत ज़्यादा एक असुरक्षितता महसूस होती है। दलितों पर अत्याचार जो होते हैं वो अत्याचार भारत में इतने होते हैं कि दलितों को इस देश में जिंदा रहने का स्वातंत्र्य है या नहीं, उनको आज़ादी है कि नहीं। दलितों पर, महिलाओं पर बलात्कार जब बात करेंगे तो कम से कम
1000 बलात्कार यानी रेप एवरी ईयर, प्रतिवर्ष कम से कम 1000 बलात्कार रेप केसेस दलित औरतों पर होते हैं और कम से कम 600, 650, 700 आदिवासी महिलाओं पर होते हैं। जी सांप्रदायिकता भी देश में बढ़ रही है। लोग कुछ बात करते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद के लोग बात करते हैं। जी जो संघ परिवार जो कहा जाता है जी वो उसका ये मुद्दा है कि हमें भारतीय राष्ट्रवाद के जगह हमें हिंदू राष्ट्रवाद चाहिए। तो एक सुखी संपन्न भारत निर्माण करने का जो संकल्प आज़ादी के बाद लोगों ने, हम सब लोगों ने देखा, फ्रीडम फाइटर्स ने देखा, उसे कहीं ना कहीं छेद जा रहा है। उससे ना कोई ना कहीं ठेस पहुँचे और ये बात देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के स्थिरता के लिए ये अनुकूल नहीं है। सर, जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि अच्छे दिनों के वादे भी किए गए और अच्छे दिनों के वादे जब किए गए तो ये बताया गया कि देश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, देश की आर्थिक नीतियों में सुधार मिलेगा, हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करेंगे, हम गांवों को विकसित करेंगे, हम शहरों को विकसित करेंगे, हम शांति और अमन लाएंगे। लेकिन ये 2-2.5 साल का हम जो काल देखते हैं तो इन सब वादों से क्या आपको लगता है सरकार कहीं और भटक रही है? जैसे कि हम देखते हैं कि घर वापसी, बेरोजगारी गई और घर वापसी आई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हक मुद्दों से हम भटक रहे हैं। हम आर्थिक विकास की बात कर रहे थे तो हमने गोहत्या को उसमें बीच में लाया। हम समाज में जातीयता निर्मूलन का वादे करके हम सत्ता में आए और देखते हैं कि गुजरात में, महाराष्ट्र में इस तरह से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार जो वादे कर रही थी या फिर जिस आधार पर सरकार ने कहा था कि हमें सत्ता दीजिए, क्या उन वादों से सरकार भटकती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल। जिस जो वायदे सरकार ने चुनाव के पहले किए थे वो वायदे से सरकार अभी हटती जाती है और ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो चुनाव हुए अक्टूबर और मई 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में, वो चुनाव विकास के नारे पर हुए। एक देश सुखी संपन्न, एक सुपर पावर करेंगे और हर एक की ज़िंदगी में इतने बदलाव लाएंगे। फॉरेन पॉलिसी देश की ऐसी होगी कि किसी भी दुनिया की, किसी भी देश की भारत पर आँख उठाकर किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये सुख शांति निर्माण करेंगे। लेकिन ये सब जो वायदे किए थे वो वायदे अभी दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि वो पूरे नहीं हो सके। न पूरे हो सके नहीं इसका मतलब ये नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि 1-2 बरस भी नहीं हो सकते, लेकिन वो पूरे करने में सरकार असफल रही है। 2-4 बातें जो आपने कही उसी तरह मैं बोलना चाहता हूँ। पहली बात एक है तो एक कहा था कि हम सत्ता पर आने के बाद हर एक के खाते में बैंक में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे। एक के खाते में 15 लाख रुपए जमा हुए और ये बात छेड़ गई, उसका जब जिक्र गई तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अमित शाह जी थे उन्होंने कहा कि ये चुनावी मामला था, जुमला था। ये बहुत बड़ी लोगों को नाउम्मीद करने वाली और झूठी बात है। दूसरी बात है कि मुस्लिम समाज को घर वापसी करने के लिए जो किया गया, आगरा में जो प्रयोग किया गया वो ये बहुत गलत था, क्योंकि इस देश में संविधान जो बाबा साहब ने निर्माण किया, उस संविधान में हर एक आदमी को अपनी अपनी मजहब का उसका आचरण करने का पूरा स्वातंत्र है। तीसरी बात यह है कि बेरोजगारी के बारे में हम इतने 1 करोड़ जॉब यानी नौकरियां हर एक वर्ष हम निर्माण करेंगे, वो बिल्कुल निर्माण नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सके। और अभी जो लोगों का खास करके जो आंदोलन हो रहा है महाराष्ट्र में मराठा समाज का, उसका ताल्लुक बेरोजगारी से भी हो रहा है। चौथी बात यह है कि जब तक आरोग्य यानी हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन जो 15 बरस से शुरू हुआ, वो अभी इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि हेल्थ में यानी आरोग्य सेक्टर में दवाखाने तुम्हारे है, डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, वो जो पब्लिक सेक्टर में, सरकार के क्षेत्र में, वो बिल्कुल खलास हो रही है। प्राइवेट नर्सिंग होम बढ़ रही है, हॉस्पिटल बड़ी 5 स्टार बढ़ रही है, गरीब लोगों का कोई भी चारा नहीं। एजुकेशन सेक्टर में जब तक हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, वो सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। न सिर्फ गरीब लोगों के बच्चे वहाँ जा सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक मिडिल क्लास के लोग जो है वो लोग भी
हस्बैंड और वाइफ पति पत्नी दोनों नौकरियां करने के बावजूद भी वो भी इंजीनियर अभी नहीं कर सकते हैं। ये सब बात हम देखेंगे तो हमें लगता है कि सरकार अपने वायदे पूरे करने का जो उन्होंने मकसद रखा था उससे हट रही है। आपने गौरक्षा की बात की, अभी इस देश में गौरक्षा करना यानी गाय की रक्षा करना एक महत्वपूर्ण बात है, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन इस देश में गौरक्षा करते समय लोगों का उनका ज़िंदगी की सुरक्षिता उनको देना, उनकी जीवन की एक शाश्वती देना, ये भी बात महत्वपूर्ण है। आज दलित उत्पीड़न देश में इस हद तक हो रहा है कि उत्तराखंड में एक दलित आदमी फ्लोर मिल में गया, वो जो तुम्हारे आटा की चक्की जो होते उनमें उस मिल में गया, आटा के चक्की में मिल में गया, तो उस आटा के चक्की में जाने के बाद उन्हें वो फ्लोर जो आटा जो होता है उसको उसने अपवित्र किया, इससे उसका गला चिर डाला। ऊना में लोगों को गाय की हत्या जो की गई थी वो लायन ने की थी, वो सिंह ने की थी, क्या लायन यानी शेर ने की थी। लेकिन उसको कहा गया कि ये दलितों ने किए। उसको 4-5 लोगों को जिस तरह के उसका फ्लॉगिंग कर गया, वो उन लोगों ने गाय की हत्या की, इस वास्ते उनको मारा गया। मुजफ्फरनगर का भी मामला है, मुजफ्फरनगर का भी मामला है। और जूनागढ़ में वो गाय की जो स्किन है वो न निकलने के कारण उनको मारा दिया गया। तो इसी तरह का जो उनका जो उत्पीड़न हो रहा है महाराष्ट्र में, जब देखेंगे हम नगर जिला खास करके उसकी जिक्र करेंगे, कम से कम 2 या 3 बरस में महाराष्ट्र के नगर जिले में 1 से 50 से ज़्यादा भी अत्याचार हो गए। वो नितिन आगे का मामला था, उसका जिस तरह से मारा गया, क्योंकि वो बोलते हैं ऑनर किलिंग था, उसका कोई सवर्ण कास्ट की लड़की के साथ उसका प्रेम था। शेजवल नाम का कोई आदमी, एक लड़का था 22-23 बरस का, उसने सिर्फ बियर बार में धुन लगाई थी कि रिंगटोन में कि करा किती हल्ला माझ्या भीमाचा मजबूत किल्ला। इसका मतलब ये है कि आप कितना भी हल्ला करो, लेकिन मेरे भीम का जो किला जो है वो किला इतना मजबूत है कि तो हम किसके कुछ भी दुम नहीं कर सकेंगे। ये सब मामला देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आर्थिक विकास पर सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, रोजगार निर्माण करने में कुछ नहीं कर रही है, काला पैसा धन जो वापस लाने का सरकार ने वादा किया था उसमें नहीं कर रही है, जो लोगों के खाते में 15 लाख रुपए करने में वो करते थे वो नहीं कर सकते हैं, लोगों को स्किल डेवलपमेंट करने का वादा किया था वो भी कुछ नहीं हो रहा है। हर एक क्षेत्र में सरकार ने जो वादे किए थे उस वादे से सरकार भी हटती है। और सरकार का एजेंडा जो है वो एजेंडा, मोदी जी का सवाल ये था कि देश में हम आर्थिक विकास करेंगे, देश को एक सुपर पावर करेंगे, लेकिन संघ परिवार का जो मामला है वो संघ परिवार का मामला इतना बेहोश हो गया है कि उनके हाथों में पहली बार आज़ादी के बाद सत्ता आई है। तो लोगों को ये कहना है कि अभी देश का जो कारोबार चलाने का जो सत्ता का उपयोग होना चाहिए वो मोदी जी करने के बगैर उनके पीछे रह के डायरेक्टली संघ परिवार कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, उसका उसका जो सूत्र संचालन जो होता है, उसका जो दिग्दर्शन होता है, उसका डायरेक्शन जो होता है, वो डायरेक्शन संघ परिवार करता है। और मुझे ये अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, यदि इसी तरह का ये धार्मिकता का आंदोलन बढ़ जाएगा, उग्रवाद बढ़ जाएगा, हर एक समाज के अंदर टकराव हो जाएंगे, तो महाराष्ट्र और देश की जो शांति है उसका भंग हो सकता है। और देश के प्रगति के लिए, सामाजिक विकास के लिए ये बातें अनुकूल नहीं है, इसका बुरा असर हो सकता है और बुरा असर आज हम देखते हैं। सर, और एक बात कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और बीजेपी विपक्ष में बैठा करती थी तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कड़ा विरोध हुआ करता था, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ करते थे कि हम विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है हमारे देश में नहीं होने देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है और हम देखते हैं कि जिस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपने कहा हेल्थ में, लेकिन डिफेंस में जो देश की सुरक्षा का मामला है वहाँ भी इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, तो क्या देश की इकोनॉमी और सुरक्षा में इसका कुछ फ़र्क पड़ सकता है? देखिए कि पहली बार ये थी कि इस देश की सुरक्षा के बारे में और सिक्योरिटी के बारे में जितनी संवेदनशीलता बीजेपी सरकार ने बीजेपी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिखाई पहले से ही। 1952 में जो पहले चुनाव हो गए उस भारतीय जनसंघ था,
उसकी जिक्र किसी ने भी ज़्यादा नहीं की। इसको संवेदनशीलता दिखा देते हैं। हमेशा कहते थे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी हमारा डिफेंस सेक्टर जो है वो पूरी तरह से हमारे काबू में रहना चाहिए, वो आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन अभी जो प्राइवेटाइजेशन यानी निजी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस हद तक डिफेंस सेक्टर में कांग्रेस नहीं चाहती थी, उससे भी ज़्यादा बीजेपी ने इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिटिकल सेक्टर जो इन्वेस्टमेंट है डिफेंस में, जो स्ट्रैटेजिक है, उसमें भी 100% इन्वेस्टमेंट को उन्होंने कानून किया। उन्होंने उनका पॉलिसी है। ये बात मैं समझता हूँ कि देश के सिक्योरिटी के लिए बहुत डेंजरस है, ये आत्मघात की पना है। 4-5 बार मैं कश्मीर में गया जब प्लानिंग कमीशन मेंबर था, राज्यसभा मेंबर था। बिल्कुल ये गलत है कि कश्मीर के लोगों के दिल में पाकिस्तान के प्रति प्रीति या तुम्हारा अपनापन है, बिल्कुल गलत है। सर, जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है पहले से ही ख़राब रहे हैं, लेकिन जब जब ये सरकार आती है और ख़राब हो जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे हमने वाजपेयी जी के काल में भी देखा कि कारगिल का लड़ाई हमें देखने को मिला। अब हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो क्या मानते हैं आप कि केवल इस तरह से जो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, या फिर इस संदर्भ में चाइना हमारे साथ अच्छा तरह से सलूक नहीं करता है, वो पाकिस्तान का मित्र बन जाता है। अमेरिका दिखता तो है हमारा मित्र, लेकिन जैसे युद्ध जैसी स्थिति आती है तो साथ पाकिस्तान का देता है। तो क्या हमारा जो फॉरेन का जो परराष्ट्र धोरण है ये योग्य है, ऐसा आपको लगता है? देखिए कि हर एक देश में फॉरेन पॉलिसी का एक सबसे ज़्यादा मकसद ये रहता है, एक में पर्पज रहता है फॉरेन पॉलिसी का जी, कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी 100% देश के हित में चाहिए। जी, जिस तरह का बर्ताव हम हमेशा करते आए हैं, तो हमारा धोरण हमेशा एक शांततापूर्ण संबंध सब देशों के साथ रहना चाहिए, ऐसे होते हैं। लेकिन सत्ता के आने के बाद, मैं तो 6 बरस राज्यसभा में था, जब जब पाकिस्तान की बात होती थी तो हमेशा बीजेपी के लोग जो अपोजिशन पार्टी में थे, हमेशा को कांग्रेस को घेराव डालते थे, हमेशा कांग्रेस को पकड़ते थे कि आप पाकिस्तान को उनका लेसन नहीं उनको सिखाते। पाकिस्तान के साथ एक बराबरी का है होना चाहिए और पाकिस्तान को लेसन देने की आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, और ये धोरण पहले से ही संघ परिवार का है कि उनको बंटवारा देश का अभी भी मंजूर नहीं है। वो अभी भी चाहते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत एक अखंड भारत होना चाहिए। ये बात नामुमकिन है। बात यह है कि उनको सत्ता पर आने के बाद ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं आपको टेररिज्म की बात बताना चाहता हूँ। हर एक देश बोलता है कि पाकिस्तान से ये उग्रवाद जो है, टेररिज्म जो है, वो पाकिस्तान से निर्माण हुआ। लेकिन अंत में तक इतना पाकिस्तान के साथ और टेररिज्म के साथ भारत को हम हमेशा के लिए सहायता करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट करने के लिए, कहने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं। ये होने के बाद चाइना तो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। ये अभी जो ब्रिक्स का जो गोवा में जो मीटिंग जो हुआ, उसमें जो अंतिमता वो डिक्लेरेशन हो गया, वो डिक्लेरेशन में पाकिस्तान को टेररिज्म के बारे में जिम्मेदार कहने के लिए चाइना ने उसको नकारा। रूस का भी उसके बारे में, क्योंकि रूस तो हमारा पहले से एक बहुत बड़ा एक मित्र रहा। फॉरेन पॉलिसी में जितना रूस ने हमें मदद की 1952 से नेहरू जी के काल से, तैसे किसी भी देश ने नहीं की। लेकिन इतना ही होने के बावजूद भी अभी उनका जो एक कॉमन ड्रिल, मिलिट्री ड्रिल जो होता है, वो भी बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम करेंगे। ये रूस की भूमिका है। जर्मनी और फ्रांस दोनों देश की ये भूमिका है कि हम दोनों देशों को, कोई भी यूरोपियन राष्ट्र जो है वो पाकिस्तान को टेररिस्ट कहने के लिए, पाकिस्तान को जिम्मेदार कहने के लिए तैयार नहीं है। NSG जब तक है, ओके, यानी ग्रुप तुम्हारा जो एटॉमिक पावर का जो ग्रुप जो है, उस देश में भारत को शामिल करने के लिए चाइना बिल्कुल राजी नहीं है। जैश-ए-मोहम्मद को जो उन्होंने हमला किया था भारत पर 26 सितंबर को, उसको जिम्मेदार कहने के लिए, उसको कैद करने के लिए जो जब ठहराव उनका रिजोल्यूशन आ गया,
तब चाइना ने उनको नकारा। इसका मतलब ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के बावजूद भी जी जिस तरह के हमने एक बहुत बड़ा जिक्र किया कि फॉरेन पॉलिसी, हम बिल्कुल नाकामयाब रहे। कुछ हद तक पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन पॉलिसी में दूर रखने के लिए कुछ हद तक काम हुए, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं है जब तक ये सब देश को पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है, एक उग्रवादी राष्ट्र है, ये जब तक अन्य राष्ट्रों को मान्य करने के लिए हम मजबूर नहीं करते, तब तक भारत की फॉरेन पॉलिसी यशस्वी हो रही है, सक्सेसफुल हो रही है, ऐसा हम नहीं कर सकते। जैसे मैं भी कश्मीर में कुछ दिन रहा जब स्ट्राइक चल रहा था। कश्मीर की आज की जो स्थिति है, वहाँ 3.5-4 महीना हो गया, वहाँ कर्फ्यू लगा है। वहाँ के लोग जो है घरों के अंदर आज भी है। बुरहान वानी का जो इनकाउंटर हो उसके बाद की जो परिस्थितियाँ है, तो कश्मीर को मुख्य धारा में भारत की जोड़ने की जो प्रक्रिया है, वहाँ भी कहीं हम फेल्यूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले से कश्मीर को भारत में एक निजी तरह से जी एक तो बात हमें मंजूर करनी चाहिए कि कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकेगा कि कश्मीर भारत में नहीं है। कश्मीरी जनता भी नहीं चाहती कि हम भारत से दूर जाए। जी लोगों को जो लगता है, खास करके संघ परिवार के लोग जो है, वो कश्मीर के लोगों का जो ऑनेस्ट है, जी उनका जो प्रामाणिकपना है, उस पे सवाल उस पर सवाल खड़े करते हैं। और हमेशा कश्मीर की जनता को महसूस होना चाहिए कि हम इंडिया के पार्ट है, भारत का हिस्सा है। ऐसा माहौल, ऐसा वर्तन, ऐसा हमारा आचरण होने के अलग ये होने के बगैर हम हमेशा जिक्र ये करते हैं कि आर्टिकल 370 जिसमें कश्मीर को स्वायत्तता दी गई है, जिसमें उनको ऑटोनॉमी दी गई है, उसको हम बहुत बड़ा उसकी जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान को आर्टिकल 370 को हटा जाए। पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करना चाहते हैं वो मिलिट्री के मदद से करना चाहते हैं, पुलिस यंत्रणा के करना चाहते हैं। कश्मीर का जो मामला जो है वो मामला हम मिलिट्री और पुलिस फोर्स, स्पेशल पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस, ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, उनमें उनकी सहायता से हम कश्मीर का प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करते हैं। ये बात बहुत नामुमकिन है। कश्मीर के लोगों के जो मन में जो हम देश के जो हिस्सा है, वो मैं समझता हूँ 4-5 बार मैं कश्मीर में गया जब प्लानिंग कमीशन मेंबर था, राज्यसभा मेंबर था। बिल्कुल ये गलत है कि कश्मीर के लोगों के दिल में पाकिस्तान के प्रति या तुम्हारा अपनापन है, बिल्कुल गलत है। वो पाकिस्तान वो देख रही है पाकिस्तान में क्या रहा है। पाकिस्तान के लोगों का भी पाकिस्तान के सरकार पर विश्वास नहीं है, तो कश्मीर का सवाल ही नहीं है। 1952 से इलेक्शन जो हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा वोटिंग कश्मीर के लोग करते हैं, और उस वोटिंग में ज़्यादा वोटिंग मर्दों से भी औरतों का होता है, जो आप देखते हैं कतार में खड़े होते हैं। कश्मीर का सवाल ये है, कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन कश्मीर के लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो कश्मीरियत है, उनकी जो कश्मीरियत कल्चर है, उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए। और क्यों ना होनी चाहिए? यदि महाराष्ट्र के लोग चाहते हैं कि हमारी मराठी कल्चर है जी, यदि तमिलनाडु के लोग बोलते हैं कि हमारा तमिल कल्चर है, हर एक राज्य की कल्चर है, उसी तरह की उनकी भी कल्चर है, तो उनकी कल्चर को ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए। ये उसकी जो डिमांड है, उनकी मांग है, वो मांग हर तरह से मैं उसका समर्थन करता हूँ। कश्मीर में जो हमारे मिलिट्री फोर्सेज जो होते हैं, वो मिलिट्री फोर्सेस, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर के लोगों पर उग्रवादी से लोगों से भी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। खास करके महिलाओं के बारे में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बर्ताव होता है उसका मैं निषेध करता हूँ, क्योंकि कश्मीरी लोग चाहते हैं हम भारत में रहेंगे, भारत हमारी भूमि है, लेकिन जिस तरह से बर्ताव हमेशा वहाँ सेना नहीं चाहिए। हाँ। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो तुम्हारे दूसरे जो संगठन हैं, वो संगठन जो अलगाववादी संगठन है, सरकार बोलते हैं कि उनसे हम बात नहीं करेंगे। अरे अलगाववादी क्यों हो गए? उनका मकसद क्या है? वो क्या चाहते हैं? तो हम ये नाम यदि आपका और मेरा जमता नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करने के बाद या
सवाल का हल कैसे हो जाएगा? नहीं, बात करनी होगी। तो ये मेरा कहना यह है कि सरकार ने लोगों को दिल जोड़ने चाहिए, कश्मीर का विकास होना चाहिए, कश्मीर की आर्थिक प्रगति होनी चाहिए, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, कश्मीर में रेल होनी चाहिए, जी, कश्मीर में स्किल एजुकेशन डेवलपमेंट होना चाहिए और कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा तरुण लोग जो है, पढ़े लिखे लोग हैं, लड़के हैं, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए। कश्मीर की पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ टूरिज्म में खड़ी है, जो भी खत्म हो रहा है। वो भी खत्म हो रहा है। तो इसी तरह कश्मीर को कॉर्नर करेंगे जब, तो कश्मीर लोगों को कैसा लगेगा कि भारत में रहना चाहिए। तो भी मैं कश्मीर लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतना होने के बावजूद भी मेरा 100% आई एम श्योर वो लोगों के दिल में पाकिस्तान के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं है। हमारा फेल्योर है, कश्मीर का प्रॉब्लम हैंडल करने के लिए हमारा फेल्योर है। सर एक बात, कल परसों की बात है, एक बात फिर से हमारे सामने है। हमारे जो रक्षा मंत्री है, केंद्रीय रक्षा मंत्री पारिकर साहब, उन्होंने कहा कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है और इस सर्जिकल स्ट्राइक को करने का जो निर्णय मोदी जी ने लिया है, उस निर्णय के पीछे संघ की जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी हद तक है। और श्रेय पहले तो सेना को नहीं दिया गया, उसके बाद श्रेय सभी नेताओं ने ले लिया सर्जिकल स्ट्राइक का, फिर थोड़ा सा श्रेय सेना को दे दिया और अंत में पर्रिकर साहब खुद जो रक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि इसका श्रेय आरएसएस को जाता है। आप क्या कहेंगे? मैं पर्रिकर साहब की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि पर्रिकर संरक्षण मंत्री जो है जी, वो आरएसएस ने नियुक्त किया है या बीजेपी के नियुक्त किया है? उन्होंने जो कहा उसका एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार बीजेपी चलाते हैं या आरएसएस चलाते हैं। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस जो है, हमारे जो जवान हैं, जो 24 घंटे अपनी ज़िंदगी की कीमत देकर देश के रक्षा करते हैं जी, उनका ये सबसे बड़ा अपमान है। यदि किसी भी देश में सरकार को तो श्रेय जाना ही चाहिए क्योंकि वो निर्णय लेते हैं जी, लेकिन सरकार ने निर्णय लेने के बाद यदि डिफेंस फोर्सेस अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो कोई भी तुम्हारे शस्त्र कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी नामुमकिन बात है। लेकिन सर इस तरह से श्रेय ऐसी एक संगठन को देना, ना दैट इज़ गलत बात है, उसके मैं निंदा करता हूँ। ये उन्होंने नहीं, ये न निंदा करने के कारण ये कि हमारे जो जवान है उनका सबसे बड़ा ये अपमान है। श्रेय यदि देना है तो सिर्फ वो हमारे सेना जो है, जो सेना ने सर्जिकल ऑपरेशन किया, पहले लोगों ने ऐसे ही बोला है, चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बोला कि ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन हो गया भी है। लेकिन समझो ये सर्जिकल ऑपरेशन होने के बाद इतना बड़ा, इंदिरा गांधी ने तो 1971 में पाकिस्तान के जो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्माण देश की आज़ादी के बाद जब हैदराबाद संस्थान हमने विलीन किया, वो भी एक प्रकार से सर्जिकल ऑपरेशन था, सबसे बड़ा सर्जिकल ऑपरेशन था। 500 प्रिंसली स्टेट्स वो इंटीग्रेट देश में करने के लिए जो पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी जूनागढ़ यानी हैदराबाद को भारत में लाने के लिए, वो उसके आगे। लेकिन मैं ये सर्जिकल ऑपरेशन महत्व कभी नहीं कर सकता। मुझे ये कहने का मतलब है कि इस तरह से जवान के बदले वो उनकी जगह आरएसएस को देना पूरा, और मैं बीजेपी लेती तो मैं समझ सकता हूँ, आरएसएस को देना ये बड़ी नामुमकिन बात है। और फिर मैं पर्रिकर साहब, एक गैर जिम्मेदारी है, इनका इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, मैं उनकी कड़ी शब्द में निंदा करता हूँ। इसका श्रेय देना इस देश के सिर्फ जवानों को देना चाहिए, अन्य किसी को भी श्रेय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझ, जो लोग चाहते हैं कि एट्रोसिटी कानून में बदल होना चाहिए, और लोग इस देश में जो अस्पृश्यता है वो खत्म करने के लिए क्यों नहीं कानून उठाते? ऐसी भी होनी चाहिए मोर्चा की, या वो भी मांग होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर इन्होंने भी किया है कि राज्य सत्ता जो होती है उस पर धर्म सत्ता का अंकुश होना चाहिए। भाई देखिए कि ये तो पर्रिकर साहब ने जो कहा उससे भी ज़्यादा गंभीर मामला फडणवीस साहब ने कहा। राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश होना चाहिए, ये बात एक बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी उन्होंने की। कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी धर्म सत्ता का उसका अंकुश यानी उसका वर्चस्व राज्य सत्ता पर होना चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। इसके दो मतलब है। आपने जो शुरू में आपने जो कहा, ये राज्य सत्ता नहीं है, ये किंगशिप नहीं है, ये किसी राजा का एम्पायर नहीं है, साम्राज्य नहीं है, ये प्रजातंत्र है, दिस डेमोक्रेसी।
और डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, जो पदाधिकारी जो होते हैं, मिनिस्टर जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पीपल। लोगों, प्रजातंत्र का मतलब ही ये है कि प्रजातंत्र में काम करने वाली सरकार प्रजा को जिम्मेदार होती है, अन्य किसी को नहीं होती। अंकुश भी प्रजा का ही होना चाहिए। अंकुश भी प्रजा, तो वो प्रजा दिखाते ना 5 बरस के बाद, अंकुश जो दिखाते प्रजा 5 बरस के बाद इलेक्शन में कौन आना चाहिए, कौन जाना चाहिए, इसका निर्णय जो लेते, उसका मतलब ही उनका अंकुश है। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनका सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारतीय संविधान प्रति होनी चाहिए। जी। तो सरकार के राज्य सत्ता यानी जो डेमोक्रेसी है, उन सब लोगों को, जो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनकी सबसे ज़्यादा कमिटमेंट, उनका सबसे ज़्यादा उन पर अंकुश वो संविधान का होना चाहिए। और तीसरी बात यह है, यदि हम डेमोक्रेसी का हिस्ट्री देखेंगे एक 200-300 बरस की, खास करके 1700 से आज तक, जब यूरोप में रिनेसांस रिफॉर्मेशन हो गया, तो हम देखेंगे डेमोक्रेसी का उदय कभी हो गया, प्रजातंत्र का उदय कभी हो गया। प्रजातंत्र का उदय धर्म सत्ता से टकराव करने के बाद हो गया, धर्म सत्ता को खत्म करने के बाद हो गया। धर्म सत्ता और प्रजासत्ता दोनों साथ में कभी भी नहीं जाते हैं। तो धर्म सत्ता का अंकुश प्रजातंत्र पर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, फडणवीस साहब ने ये, वो तो पढ़े लिखे आदमी हैं, वो तो नौजवान है, वो तो युवक है, उनको ग्लोबलाइजेशन क्या है, मार्केट क्या है, टेक्नोलॉजी का उनको मालूम है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा, वो किसी बुआ और साधु के सम्मेलन में गए थे, किसी महाराज के कार्यक्रम में गए थे, मना भी किया कि ये भोंदू बाबा है, ऐसा मत करिए, आप मत जाइए, फिर भी वो गए। वो भी बात उनके, चीफ मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, खास करके चीफ मिनिस्टर, उनको ज़्यादा आज़ादी नहीं रहती। उनको पब्लिक में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसके कि उनका एक स्टेटमेंट का भी असर, जैसा कि आपने कहा धर्म सत्ता राज्य सत्ता, तो ये बात नामुमकिन है। और मेरे सवाल में उन्होंने तो लोगों की, मैं समझता हूँ, मैं गैर जिम्मेदारी का स्टेटमेंट करने के कारण मैं उनके मेरी व्यक्तिगत मेरा परिचय है, मैं चाहूँगा कि लोगों के सामने वो एक दिलगिरी पेश करना चाहिए। उन्होंने ये स्टेटमेंट करके इस प्रजा का एक तरह का अपमान है, और प्रजा के ऊपर धर्म सत्ता को रखने का जो प्रमाद उन्होंने किया, वो बात मुझे नामंजूर है। महाराष्ट्र में और एक बात देखने को आई है, देश में तो एट्रोसिटी बढ़ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में एक डिमांड उठ रही है कि एट्रोसिटी जो कानून है उसे ख़त्म कर देना चाहिए, या उसको चेंज करना चाहिए। इस देश में जातीय तो ख़त्म नहीं हुई, तो एट्रोसिटी एक्ट कैसे ख़त्म होगा? देखिए कि जब तक ये मराठा मोर्चा शुरू हो गए, उनकी 3 मांगे थी। वो कोपर्डे का जो हो गया हत्याकांड, वो जो लड़की पर, उनको शिक्षा होनी चाहिए, सब लोगों ने मांग की है। तो कोई नकार ही नहीं सकता, कोई नकारता। तो दुनिया की कोई भी लड़की रहे, कोई भी दुनिया की महिला रहे, केवल वो मराठा है या दलित है इसलिए नहीं, दुनिया की कोई भी महिला रहे, हम तो ये मानेंगे, ये हम मानते हैं, शिक्षा होनी चाहिए। तो उसमें कोई नई बात नहीं है, वो पूरे महाराष्ट्र की, पूरे देश की बात है। अभी 2 सवाल है उनको कि एट्रोसिटी, पहले उनकी मांग यही थी, जब उन्होंने मोर्चा शुरू से निकाला औरंगाबाद में, तो इनकी मांग यही थी कि एट्रोसिटी कानून ख़त्म होना चाहिए। जब हम सब लोगों ने जब हल्ला मचाया कि एट्रोसिटी कानून एक गरीब लोगों का संरक्षण देने का एक शस्त्र है, कवच है वो, तो उनके बाद उन्होंने ये मांग छोड़ दी, और उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव होने चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल होता है। हम ये चाहते हैं कि यदि उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में जो मालूमात है, वो मालूमात लोगों के सामने आनी चाहिए, सरकार के सामने आनी चाहिए। और जो भी गलत इस्तेमाल उसका करते हैं, चाहे वो दलित हो या बिगर दलित हो, उनको शिक्षा करने का काम सरकार का है। तीसरी बात यह है कि एट्रोसिटी कानून ये कैंसिल नहीं हो सकेगा। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून किया है, वो पार्लियामेंट ने किया है, वो किसी एक राज्य के लिए नहीं है, किसी महाराष्ट्र के लिए है। तो किसी एक महाराष्ट्र राज्य या स्टेट बोलने के बाद वो रद्द नहीं हो जाएगा, किसी एक समाज में मांग करने के बाद वो कानून रद्द नहीं हो जाएगा। और लोग मुझे हमेशा पूछते भी है कि सिर्फ एक कम्युनिटी ये ऐसी मांग क्यों कर रही है, इसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए कि महाराष्ट्र में जो अन्याय, जो उत्पीड़न हो रहा है,
उसके बारे में हम सोचेंगे तो लोग मुझे कभी कभी ये सवाल पूछते हैं कि प्रोफेसर मुनगेकर साहब कि एक ही कम्युनिटी मराठा कम्युनिटी ऐसे मांग क्यों कर रही है। मैं उनको शांत करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे मालूम है क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, लेकिन मैं ये लोगों को शांत करने के लिए बोलता हूँ कि उसके कई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि एट्रॉसिटी कानून रद्द किया जाए और एट्रॉसिटी कानून में बदलाव होने चाहिए। इसके बजाय हम लोग ये नहीं क्यों मांग करते हैं कि महाराष्ट्र में देश में कोई भी एट्रॉसिटी होनी नहीं चाहिए, जाति खत्म होनी चाहिए। एट्रॉसिटी फ्री महाराष्ट्र हम करेंगे। तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एट्रॉसिटी कानून रद्द करने के बजाय उसमें बदलाव करने के बजाय, बदलाव जो नहीं चाहते तो वो करेंगे और देखेंगे क्या बदलाव होते हैं, लेकिन इसके बजाय हम ये क्यों नहीं कह सकते पूरा महाराष्ट्र कि महाराष्ट्र में एक भी एट्रॉसिटी नहीं होगी, दलित महिला पर एक भी बलात्कार नहीं होगा, किसी की हत्या नहीं हो जाएगी, किसी का ऑनर किलिंग हो जाएगा, किसी नहीं हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि एट्रॉसिटी कानून रद्द करना या एट्रॉसिटी कानून में बदलाव करना, जो बदलाव सुझाव करना चाहते हो करने दीजिए, हम उसका डिबेट करेंगे, पार्लियामेंट उसके बारे में निर्णय लेगा। लेकिन सब लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को, मराठा समाज के लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं एक आह्वान करना चाहता हूँ, मैं एक विनती करना चाहता हूँ कि हमें ऐसा एक महाराष्ट्र निर्माण करना चाहिए कि एट्रॉसिटी कानून की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। और सब लोग मिलकर, महाराष्ट्र जो प्रदेश है या देश है, इस देश में पैदा हुए सब लोगों का इस देश पर समान अधिकार है। हिंदू, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, सिख, सब लोगों का इक्वल समान अधिकार इस देश में। और इस देश की संपत्ति पर सब लोगों का समान अधिकार है। बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, घर का सवाल, शिक्षा का सवाल, हेल्थ का सवाल, सब लोगों का सवाल है। तो सब गरीब लोगों ने इकट्ठा होकर, सरकार किसी भी पार्टी का हो, उन पर दबाव डालकर गरीबों को एक सुखी करने का एक पॉलिसी निर्माण करने के लिए सब गरीब लोगों ने मिलकर, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी के जाति को हो, जातीय अंत हम तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम जाति मुक्त समाज निर्माण नहीं करेंगे तब तक इस देश में कुछ भी पैदा वाला नहीं है। बाबा साहब का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इस देश में जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है, आज भी देश में, मैं समझ जो लोग चाहते हैं कि एट्रॉसिटी कानून में बदल होना चाहिए, और लोग इस देश में जो अस्पृश्यता है वो खत्म करने के लिए क्यों नहीं कानून उठाते। ऐसी भी होनी चाहिए मोर्चा की, या वो भी मांग होनी चाहिए। यहाँ जो हमेशा महाराष्ट्र में जो तुम्हारे दसरा सम्मेलन करते हैं, रेशम बाग में संघ परिवार और मोहन भागवत जी सब लोगों को बड़ा सरमन देते हैं और गोरक्षा की जिक्र करते हैं, हिंदू राष्ट्र के जिक्र करते हैं, समरसता तो बहुत बड़ा खतरा है। समरसता, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि समता विरुद्ध समरसता है तो बहुत बड़ी बोगस बात है। सबसे हमें अम्बेडकर जनता जो है, ये देश का जो संविधान है, वो समरसता नहीं चाहती, वो समता चाहती है। तो मैं मोहन भागवत जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कल्चर की बहुत बड़ी बात करते हैं, 5000 सालों से एक देश की कल्चर की बात करते हैं। उस कल्चर में जाति व्यवस्था का अंत करना ये बैठता नहीं है। दलित महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, वो होने नहीं चाहिए, वो बैठते नहीं है। एट्रॉसिटी नहीं हो चाहिए, वो बैठता नहीं है। तो इस देश में जो लोगों ने मज़हब का उपयोग, कल्चर का उपयोग, भाषा का उपयोग, अपने जाति का उपयोग गरीब लोगों को उत्पीड़न करने के लिए जो किया, वो जब तक बंद नहीं करते और भारत एक जाति मुक्त समाज जब तक नहीं होता, तब तक दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति शुरू रहेगी। और बाबा साहब आम्बेडकर जी को, महात्मा फुले जी को, राजर्षि शाहू जी को मानने वाले जो लोग हैं सब इस महाराष्ट्र में और देश में, सब लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। सब लोग जो सवर्ण करके वो लोग जो बाबा साहब का नाम सभी, लेकिन बाबा साहब, फुले, राजर्षि शाहू, ये तीनों जो महापुरुष जो हो गए, उन लोगों के रास्ते पर चलना, यही सब लोगों का, अम्बेडकर के जो अनुयायी उनका भी और सवर्ण लोगों का भी है। जब तक ये नहीं होता तब ये हमारे बुनियादी सवाल हम नहीं हल कर सकते। तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह के एक मौका आपका जो चैनल आपका है, मैंने सुना है और पहले भी एक बार इंटरव्यू मेरा हो गया। मैं चाहता हूँ कि आवाज़ की दुनिया भी एक नई निर्माण करने में आप जुटे हैं। हम बहुत बड़ा सहयोग
इसका इस मूवमेंट में आपका होना चाहिए, उसके मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहता सर हूँ। एक अंत में एक टिप्पणी, हम फैसिज्म की बात करते हैं, फैसिज्म का विरोध भी करते हैं, लेकिन हम साहित्य में देख रहे हैं, अभी 2 दिन पहले की घटना है, प्रज्ञा पवार और राव साहब कस्बे एक माने हुए साहित्यिक है दलित क्षेत्र में, उनके साथ इस तरह से बर्ताव हुआ, इसके बारे में एक अंतिम टिप्पणी हम आपसे देंगे। देखिए कि मुझे राव साहब कस्बे ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, हमको उनका तो पहले सिटेशन हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने बात की, और उन्होंने ऐसा लोगों ने कहा कि जो शरद पाटिल जी ने शिवाजी की जो भूमिका है शिवाजी महाराज के प्रति, वही भूमिका राव साहब कस्बे की होनी चाहिए। अभी उसके बारे में मैं जान नहीं सकता हूँ, क्योंकि किसी आदमी की एक भूमिका, जैसा कि किसी भी पॉलिसी के लिए, किसी भी इशू के लिए एक आदमी की, एक विचारवंत की जो भूमिका होती है वो दूसरे विचारवंत की वो इसी तरह होनी ही चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकेंगे, लेकिन उसमें जाना नहीं चाहता। प्रज्ञा पवार ने मुझे लगता है कि ये कहा कि यदि मराठा लड़कियां जो है वो जिजाऊ की बेटियां हैं, तो अन्य जो दलितों के मराठा समाज के बगैर बाकी जो लड़कियां इस देश में है, महाराष्ट्र में, वो उनकी बेटियां नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कौन सा बड़ा प्रमाद प्रज्ञा पवार ने किया है। हम ये चाहते हैं कि सब यहाँ सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, भारत में जो सब लड़कियाँ हैं, जो सब महिलाएं हैं, वो समझते हैं वो सब जिजाऊ की लड़कियाँ हैं। हम समझते हैं कि सावित्रीबाई फुले की लड़कियाँ हैं। हम लड़कियों में इसी तरह से भेद नहीं कर सकते, और जब तक हम ऐसा भेद करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि ये ऐसा बोलने वाले लोग जातीयवाद निर्माण करते हैं, ये बात बहुत नामुमकिन है। इसका परिणाम ये हो गया कि उनको उस साहित्य सम्मेलन से हकालपट्टी उनकी कर दी गई, बाहर कर दिया गया। अभी यदि ये राव साहब कस्बे और राव साहब कस्बे ने क्या बोलना चाहिए, ये तय करने वाले आप कौन लोग हैं? उनको जो लगता है, और तुम्हारी भावना लोगों को बोल, हमारी भावना को ठेस पहुँचते हैं। समझो कि प्रज्ञा पवार ने कहा कि मराठा समाज की लड़कियाँ ये जिजाऊ यानी छत्रपति शिवाजी की माता, जो वीर माता उसे उनकी लड़कियाँ है, तो अन्य लड़कियाँ उनकी लड़कियाँ नहीं हैं क्या? ये बोलने से आपके भावना को ठेस पहुँचती है। ओके, 1000 दलित महिलाओं पर जब बलात्कार होते हैं तो दलित लोगों को ठेस नहीं पहुँचती, और आपको क्यों नहीं पहुँचती? दलित महिला पर बलात्कार होने के बाद दलित लोगों को तो ठेस पहुँचती है। सवाल मैं ये खड़ा चाहता हूँ कि आपको नहीं क्यों ठेस पहुँचती दलित महिला पर बलात्कार होने के बाद? तो आपकी बड़ी नामुश्किलें है। इस समाज में किसी भी महिला पर, किसी भी लड़की पर, इस समाज में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया के कोई भी कॉर्नर में, कोई भी हिस्से में किसी भी महिला पर छेड़छाड़ हो गई, किसी की महिला का विनय भंग होया, किसी भी महिला का बलात्कार हुआ, तो ये मानवीय संस्कृति, मानवीय समाज पर सबसे बड़ा कलंक है, ऐसे हमें मानना चाहिए। और यहाँ जहाँ तक लोगों को बोलने का भी सवाल नहीं है, फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, वो फैसिज्म का सबसे बड़ा पहला लक्षण यह है कि लोगों को अपने विचार जो है वो एक्सप्रेस करने का, व्यक्त करने की विरोध करना, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ फैसिज्म। तो मैं लोगों को अपनी, चाहे वो दलित हो, अम्बेडकरवादी हो या कोई भी हो, हमें लोक प्रजातंत्र का हमने मान्यता हमने दी। इसका मतलब यह है कि दूसरों लोगों की एखादे इशू पर क्या राय होती है, वो राय, जो राय हमारी है उससे 100% भिन्न बोल सकते हैं, लेकिन वो रखने की उसको आज़ादी है, इसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना का रख के हम एक दूसरे से डिबेट करना चाहिए, एक डायलॉग करना चाहिए, वही प्रजातंत्र का सही मतलब है। हमने एक दूसरे के साथ डायलॉग करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, यही है प्रजातंत्र, यही है इंडियन डेमोक्रेसी। हमारे साथ डॉक्टर बालचंद्र मुणगेकर जी थे, उनका बहुत सा समय हमने लिया। सर, आपने आवाज़ इंडिया टीवी को समय दिया और अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।